सो बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन में आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ रहे हो मेरे पास। आई एम आशीष बचवानी, योर ट्यूटर एंड फ्रेंड। हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10 में हम आज उसका 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में कौन कौन सी तरह की खेती होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, या फिर खेती करने के लिए इंडिया में क्या एटमोसफियर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्यों ऐसा है, जैसे आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे -30, -20, -10 ऐसी नॉर्मल टेम्परेचर की ठंडी रहती है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम इस टेम्परेचर में रहने के लिए हैबिचुअल नहीं है, हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट वहाँ के लोग बचपन से रह रहे हैं, बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी इन चीज़ को एक्सेप्ट करे। वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है बारिश की जगह पे, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर बहुत ही मुश्किल है, खेती करना बहुत मुश्किल रहता है इतनी ज़्यादा ठंड में। तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इंडिया में हर जगह पे लैंड अलग अलग है, माउंटेनियस सॉइल है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे रेड है। हमने स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉइल, और 8 हमने 10th में भी पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो ये सॉइल के हिसाब से हम अलग अलग तरीके के क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इंडिया में रिवर्स हैं तो हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो देखो एग्रीकल्चर, आप अगर कोई खेती कर रहे हो अभी के टाइम में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अच्छी मशीनरीज चाहिए, लैंड में फर्टिलिटी होनी चाहिए, ओके, आपके पास अच्छे सीड्स होने चाहिए। सिमिलरली आपको आज के टाइम के अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस भी लेने होंगे। अपनी जो भी प्रोडक्ट आप ग्रो कर रहे हो, जो भी आप पौधा लगा रहे हो, जो भी आप खेती कर रहे हो, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कंडीशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या क्या कंडीशन से आप देख सकते हैं। देर आर लार्ज फर्टाइल प्लेन इन इंडिया फॉर द कल्टिवेशन। भारत में बहुत सारी ज़मीन ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं। द कंट्री इज़ अबाउट द 46 ऑफ द नेट कल्टिवेशन एरिया। भारत की जितनी भी लैंड है उसमें 46% जो लैंड है वहाँ पे हम अच्छी खासी तरीके से खेती कर सकते हैं, इतनी ज़मीन है। दे डिजर्व क्लाइमेट ऑफ इंडिया परमिट योर अराउंड द कल्टिवेशन। आपको देखना है कि आपके आसपास का क्लाइमेट कैसा है, मतलब विलेज में बारिश होती है या नहीं है, आपके आसपास में डेजर्ट है या नहीं है। आप अगर मानो कि आप आसाम और ऐसी जगह पे रह रहे हो तो वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हैं और फॉरेस्ट के आसपास की लैंड ज़्यादा फर्टाइल होती है। आप नर्मदा के आसपास रह रहे हो, रिवर का पानी गुजर रहा है, तो यहाँ से आप इरिगेशन फैसिलिटी कर सकते हो। ओके, तो आप किस जगह पे रह रहे हो और उस जगह पे किस तरह की सॉइल है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या ग्रो करोगे। अगर आपकी सॉइल में पानी ज़्यादा लंबे समय तक टिक सकता है तो आप सीरियल्स ले सकते हैं। पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप पल्सिस ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है लैंड कैसी है। तो इंडिया में हर एक जगह पे आपको अलग अलग तरीके की लैंड मिलेगी, ज़मीन मिलेगी। उसमें से 46% जो लैंड है, ज़मीन है, उसमें हम लोग खेती कर सकते हैं। इंडियन फार्मर आर वेरी इंडस्ट्रियस एंड स्किल्ड। हमारे फार्मर बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, वेरी स्किल्ड मतलब कि बहुत ही नॉलेजेबल हैं, और उनको अभी न्यू टेक्नोलॉजी भी समझने में बहुत देर नहीं लगती। वो नई नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इजीली उनको हम लोग इन चीज़ का बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस थे। तो ये एग्जाम में 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि फेवरेबल कंडीशंस कौन से हैं, तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए डाइजेस्ट के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, बहुत सारी नोट्स के अकॉर्डिंग रिफ़र करने के बाद बनाए, किसी एक टेक्स्ट बुक पर डिपेंड नहीं है या फिर एक डाइजेस्ट पर डिपेंड नहीं है। ओके, ये मैंने बहुत सारे, जितनी भी मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है टेक्स्ट बुक का, डाइजेस्ट का, मेरा खुद का लिखा हुआ, ओके, गूगल से मैंने फ़ोटोस उठाए। तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप बनाने के बाद ये कंटेंट क्रिएट हुआ है। ये कंटेंट इसलिए क्रिएट हुआ है, अगर आप चैप्टर 10 टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो तकरीबन आपको 20 पेज जितने मिलेंगे, जिसको पढ़ना और लर्न करना आपको बोरिंग लगेगा। यार इतना कौन पढ़े, इतना बोरिंग है। तो इसको मैंने बहुत ही ईजी कर लिया है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। आपको वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा जो वो ज़रूरी है और जो बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस आपको पूछी गई। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये हर बार 2 मार्क के एग्जाम में आता है और बहुत मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़े। स्पेशली वो लोग जिसको रट्टा मारना पड़ता है बार बार एसएस में, जो बार बार भूल जाते हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं, तो ये लोग समझ लें कि आप अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हो ना, किसी चीज़ को अगर सही से समझते हो ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बार बार चीज़ों को लर्न करना या रटना पड़ेगा। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आंसर को। सो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है खेती में बढ़ोतरी करना। द फिनोमिना मतलब कि एक तरह का एटमोसफियर, एक तरह का चेंज। द फिनोमिना ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द फार्म प्रोडक्ट। जब कोई भी फार्म प्रोडक्ट होती है, फार्म प्रोडक्ट मतलब कोई भी सीरियल्स, पल्सीज, फ्लावर, वेजिटेबल्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे,
उसमें किसी तरह का इंक्रीज़ होना और इम्प्रूव होना सीड्स में, मतलब आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट है, आप टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हो, चीज़ों को और इम्प्रूव कर रहे हो, आप अच्छा केमिकल यूज़ कर रहे हो, अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, और फार्मर है बहुत ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ओके, ताकि खेती बढ़ जाए। अगर एक टुकड़े की ज़मीन है उसमें अगर आप 1000 kg तक अगर कोई प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हो, जैसे कि कॉटन है, वीट है, राइस है, तो आप अच्छे खासे सीड, अच्छी खासी इरीगेशन और केयर के साथ अगर आप ध्यान रखो तो उसी लैंड में आप 2000 kg तक का भी प्रोडक्ट ग्रो कर सकते हो, क्रॉप ग्रो कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है अच्छे फर्टिलाइजर्स हो, अच्छे सीड्स हो, ओके, आप जो भी मैन्योर यूज़ कर रहे हो, खातर वगैरह, वो अच्छा हो, आपको टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, ओके, आपके पास जो भी दवा वगैरह है वो अच्छी हो, आपके पास अच्छी इरीगेशन फैसिलिटी हो। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जब आप किसी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करते हो तो उसे हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके। इसी तरह से वर्गीस कुरियन ने वाइट रिवॉल्यूशन किया था। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क को कहते हैं, जब मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है, जब हम 2 से ज़्यादा गाय की प्रजातियों का दूध जो है, हम अलग अलग क्वालिटी का दूध ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। बट मतलब कि मानो कि हमारे पास अगर 3 गाय है तो 3 से हमने 6 गाय, मतलब कि नेचुरली हमने 3 से 6 गाय की, 6 से 12 की, नेचुरली जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके उनका ज़्यादा ध्यान रखा, तो हमें जो मिल्क है वो ज़्यादा मिल रहा है पहले के कंपेयर में और बेटर क्वालिटी का मिल रहा है। हम अच्छा खासा खाना दे रहे हैं गाय को, ओके, टाइम टू टाइम उनका ध्यान रख रहे हैं, अच्छी दवाई दे रहे हैं, वो बीमार ना हो। तो इसको हम कहते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। वैसे ही जब हम किसी खेती में चेंजेस करते हैं, फाइनली फार्मर जो क्रॉप्स में चेंजेस करता है, उसे हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन का? तो जो फार्म प्रोडक्ट है, खेती की जो भी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, कोई भी चीज़ हो, उसको इंक्रीज़ करना है। क्यों इंक्रीज़ करना है? अभी के टाइम में बेटा पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। मानो पहले अगर हम बात करें 1000 kg तक अगर हम कोई प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हैं तो 100 लोग हैं। अगर हम इसको 1000 kg रहेंगे तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, 100 से 200, 300, 400, ये पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, ओके। तो इसको जो ज़रूरत है, इनकी जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट करते हैं, किसी भी खेती में बढ़ोतरी करते हैं, तो उसे हम कहेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे 2 चीज़ों को फ़ायदा हुआ है, वीट एंड पैडी, मतलब कि गेहूँ और चावल, इन दोनों का जो प्रोडक्शन है, ऑल ओवर प्रोडक्शन हर साल कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है हमारी कंट्री में। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट पूछेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, उस पर शॉर्ट नोट लिखिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंडिया में क्या इफेक्ट हुआ है, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। आपको अलग अलग तरीके के मैंने 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो शॉर्ट नोट हो, गिव रीज़न हो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने ली हुई है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि अनयूजुअल इंक्रीज, कि पहले से ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है फार्मर का एफर्ट्स लगाने के बाद, अच्छे फर्टिलाइज़र, अच्छे सीड्स यूज़ करने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा सप्लाई करने के बाद, इरिगेशन फैसिलिटी के बाद किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो भी उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये 1 मार्क में डेफिनेशन आती है अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ रहे हो, पर अगर क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाए तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। इससे पहले जो बताया ये 1 मार्क या 2 मार्क में आप लिख सकते हो डेफिनेशन में कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है। बट जब 3 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं तो पहला डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब ग्रीन एवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव और एम क्या है वो लिखेंगे, जो हम आगे पढ़ के गए कि इंक्रीज़ करना है फार्म प्रोडक्ट को, खेती की जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज करना है, उसका इंक्रीज़ करना है। तो फार्मर वेयर इंकरेज टू यूज़ द इम्प्रूव सीड्स। हम यहाँ पे फार्मर को प्रोत्साहन देते हैं, गवर्नमेंट उनको डिस्काउंट देती है लोन वगैरह पे, उनको अच्छे सीड्स प्रोवाइड करती हैं। तो साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं हाइब्रिड करके बनाए हैं कि कम सीड्स को डाल के आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो पहले के टाइम में जो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत कम थे। इंसेक्टिसाइड्स जो दवा हैं, इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कीटाणु जो है उनको मारने को, वो बहुत कम है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसी दवाइयाँ या फर्टिलाइज़र यूज़ करें जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं चीज़ों में चेंजेस हो, ओके। एज ए रिजल्ट हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, हमने बहुत सारा प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ किया है पास्ट के कंपेयर में। पहले अगर मानो कि 1.82 हेक्टर मतलब कि आप गूगल कर लेना, हेक्टर मतलब कि 1000 टन, 1 हेक्टर जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो 3.8 हो गया है। मतलब कि कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है एग्रीकल्चर की वजह से हमारे इंडिया में क्रॉप में। क्या क्या इम्प्रूव हुआ है? तो देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड पैडी। किस में प्रोडक्ट इम्प्रूव हुआ है? वीट में,
और पैडी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, आई होप सो कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रह रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीट जो है उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्यों? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। देयर हैज़ बिन नोटिसेबल इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, जिससे कैश इजीली मिल सकती है। तो कॉटन, शुगर केन, जूट एंड ऑयल सीड्स, तो ये चीज़ें जो हैं कैश क्रॉप, इसको भी हम ज़्यादा ग्रो करने लगे हैं हम पहले के कंपेयर में, और इसका हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट भी करते हैं और मार्केट में इसको हम सेल भी करते हैं जल्दी। पहले जो प्रोडक्शन 9 महीने में या 8 महीने में होते थे, आज वही प्रोडक्शन 5 या 6 महीने में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा है। वेयर देयर वाज द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, स्कैरसिटी मतलब कि जब कमी होना, मानो कि किसी एक साल बारिश नहीं हुई तो भारत में खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट है वो कम ग्रो हुए। मानो लास्ट टाइम अगर हमने 1000 kg ग्रो किया था, ओके, इस बार सिर्फ 700-800 kg ग्रो हो रहा है, तो जो कुछ कम हो गया तो प्रोडक्ट की जो कमी हुई उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन है तो उसको हम क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे। और जब मार्केट में कम प्रोडक्शन हो रहा है, जब बारिश नहीं हो रही, उस साल हम जो हमारे पास जो स्टोर प्रोडक्ट है उसको मार्केट में क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ गई, एक ये बेनिफिट हुआ हमको। आफ्टर दिस रिवोल्यूशन द ड्रॉट इफेक्ट, ड्रॉट मतलब कि सूखा, जब बारिश ना होना, ओके, लेक ऑफ रेन, इससे हम कहते हैं ड्रॉट इफेक्ट। तो ड्रॉट इफेक्ट की वजह से कंट्री को जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी वो अब नहीं होती ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। क्यों? गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक्सिस प्रोडक्शन है, ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसको एक्सपोर्ट करती है बाकी की कंट्रियों में और पैसे कमाती है, और बाकी अगर बहुत सारा प्रोडक्शन बचा है तो उसको स्टोर करके रखती है, जो इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकें लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे लॉकडाउन में हुआ था मार्केट में, आप सबको कहीं ना कहीं, आप आसपास के जो रेस्टिंग शॉप है वहाँ से आपको फूड मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको नहीं मिला तो आपका आसपास किसी लोगों को मिला होगा। इस तरह के जो स्टॉक हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कमी है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो है इसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। ऐसा स्टॉक जिसको हमने संभाल के रखा है इमरजेंसी के लिए। तो एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज़ बफर स्टॉक, तो फूड ग्रेन्स या फिर फूड की जो प्रोडक्ट है उसको हमने संभाल के रखे हैं, इमरजेंसी में या ड्रॉट वाली सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में लोगों की जो भूख है उसको हम लोग सेटिस्फाइड कर सकते हैं इस फूड ग्रेन को देकर। दैट इज़ द बफर स्टॉक। ओके, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बफर स्टॉक हमने इंप्रूव किया है। हम खुद पर डिपेंडेंट हुए हैं, हमें पहले जो प्रोडक्ट बाहर से लानी पड़ती थी अब हमें नहीं लानी पड़ती, उल्टा हम बाकी के कंट्री के लोगों को देते हैं। तो सेल्फ रिलायंट कंडीशन है नेशन के अंदर, आपको हर जगह पे प्रोडक्ट ग्रो करने के लिए प्रॉपर जो है लैंड मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और हमारी हिस्ट्री के कंपेयर में हमारी जो लैंड है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा प्रोडक्शन ग्रो करके दे रही है। पहले अगर 100 kg, तो मान लो अगर 100 kg थे, हमारे पास मशीनरीज बहुत कम थे, अब उसी लैंड में हम 1000 kg तक प्रोडक्ट ग्रो कर सकते हैं किसी भी तरह की, हाई मशीनरी, हाई पेस्टिसाइड, अच्छे फर्टिलाइज़र और केमिकल के इस्तेमाल से। तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहले हमने सिंपल क्वेश्चन पढ़ा कि कौन से फेवरेबल कंडीशन है एग्रीकल्चर के। फेवरेबल कंडीशन के बाद पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद सिमिलरली यही क्वेश्चन रिपीट होता है, बट ये शॉर्ट नोट है 3 मार्क की, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ओके, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज़ करने लगे धीरे धीरे, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितना कितना प्रोडक्शन ग्रो हुआ है, ये हम यहाँ पे देखेंगे 3 मार्क के क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन लर्न कर लेना है, तो आगे के 2 क्वेश्चन वो लर्न करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में आगे पीछे दिए होंगे, आप इसको एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके रह जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग क्रॉप्स की कंडीशंस के बारे में, कि क्रॉप को किस तरह से ग्रो किया जाता है, क्रॉप की कंडीशन कैसी होती है और क्रॉप के लिए क्या फेवरेबल है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैडी के बारे में। पैडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फेवरेबल कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द पैडी प्रोडक्शन। नेम द इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द इंडिया हैविंग अ नोटेबल प्रोडक्शन, कि भारत में कौन कौन से राज्यों में इस तरह का प्रोडक्शन होता है। सो पैडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप वीट कह सकते हो या फिर गेहूँ भी कह सकते हो। सो पैडी इज ग्रोन इन द 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल शोन एरिया ऑफ इंडिया। मानो इंडिया में अगर 40 या 45% जो लैंड है वहाँ पे हम खेती करते हैं, तो हम जितनी भी प्रोडक्ट की खेती करते हैं उसमें से 1/4 पार्ट इंडिया में तो क्या ग्रो होता है, पैडी। कि हर जगह पे कहीं ना कहीं आप रोटी खाते ही हो, कहीं पे भी जाओ इंडिया के किसी भी पार्ट में, तो रोटी और चावल, पैडी एंड राइस जो है 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं इंडिया में। तो चावल और रोटी, तो आपको गेहूँ जो है आपको हर जगह पे दिखाई देगा। तो इंडिया में 1/4 प्रोडक्शन है, 1/4, ओके, 1/4 हिस्सा है किसी एक का, तो 1/4 हिस्सा जो है या फिर 25% हिस्सा जो है क्या होगा, पैडी का होगा।
आप 25% भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो एरिया। ओके, इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर द चाइना। ये आपको याद रखना है कि चाइना के बाद अगर वीट प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक आता है, सेकंड रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में बहुत बार आता है। पैडी इज अ खरीफ क्रॉप ऑफ टॉरिड जॉन। हम लास्ट टाइम 9th में जॉन के बारे में पढ़ा था, टॉरिड जॉन के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 के अंदर, कि जहाँ पे हम लोग ऐसे क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं जो नॉर्मली इरिगेशन से भी ग्रो कर सकते हैं, ठंड या समर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो खरीफ क्रॉप है पैडी, तो टॉरिड जोन में होता है। टॉरिड जोन मतलब कि ऐसा जोन जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती हो, जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता हो, बट जहाँ पे हम लोग इरिगेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करें। इट कैन बी ग्रोन इवन इन ड्यूरिंग समर। गर्मियों में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो अगर आप सही तरह से इसको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, पानी दे रहे हो टाइम टू टाइम। तो ओके, सो पैडी जो है 1/4 पार्ट जो है पूरे इंडिया में ग्रो होता है। इंडिया के बाद सेकेंड रैंक पे आप इसको देख सकते हो, और ये है समर में भी ग्रो कर सकते हो इरिगेशन फैसिलिटी से। तो 3 पॉइंट हुए, सबसे पहले 1/4 पार्ट इंडिया में, फिर सेकेंड रैंक चाइना के बाद पैडी प्रोडक्शन में, और इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप समर में भी पैडी क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल है अगर किसी रिवर के आसपास की एल्यूवियल प्लेन है। एल्यूवियल प्लेन मतलब कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे रिवर पास होती है उसकी आसपास की जगह, जहाँ पे रिवर का डेल्टा हो, दैट इज़ द एल्यूवियल प्लेन। ओके, बड़े बड़े मैदान, जैसे जहाँ पे गंगा नदी गुजरती है, साबरमती, नर्मदा, उसके आसपास में दूर दूर 50 किलोमीटर तक की जो ज़मीन होगी वो अच्छी खासी फर्टाइल होगी, ये आप कह सकते हो। तो ऐसी लैंड को हम कहेंगे एल्यूवियल सॉइल। वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली ठंडा रहता है और नॉर्मली गर्म रहता है। जहाँ पे पूरे साल में 100 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती हो, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो, थोड़ा ठंडा हो, और जो टेम्परेचर हो 20 डिग्री तक का हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो पैडी को। देखो, पैडी पढ़ो या वीट पढ़ो या फिर आप कोकोआ पढ़ो, कॉफ़ी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें आपको 3-4 चीज़ें कॉमन मिलेगी कि इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया में कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में ग्रो होता है, और कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है। आपको बस ये 3 टॉपिक ही याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो 3 मार्क में आते हैं। तो इसको ज़्यादा लर्न करने की, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अगर याद नहीं भी रहते तो इट्स ओके, आप अपनी लैंग्वेज में 2-4 पॉइंट ऐड करके भी लिख सकते हो। तो ये हमने पढ़ा पैडी के बारे में। सिमिलरली टॉपिक आगे है, पैडी कौन कौन से स्टेट में ग्रो होती है। वेस्ट बंगाल, आप सबको पता है। आप चीज़ याद रखो कि पैडी ज़्यादातर वहाँ ग्रो होती है जिसके आसपास में रिवर ज़्यादा हो या फिर वो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो, मतलब कि वो समुंदर के किनारे वाला इलाका हो इंडिया में। देखो, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इसके आसपास में सी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और यूपी को छोड़ के। बिहार और यूपी में आपको पता होगा गंगा रिवर पास होती है, तो गंगा रिवर सबसे बेनिफिशियल है, यहाँ पे लैंड बहुत अच्छी है। बात करो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे जो है एक साल में 2-2 बार ग्रो कर सकते हो। जैसे गुजरात में अगर आप पैडी ग्रो करने की कोशिश करोगे तो साल में एक बार आप प्रोडक्शन ग्रो करोगे। यहाँ हो सकता है 13 महीने या 15 महीने, 1 सवा साल, 1.5 साल का टाइम लगे, बट यहाँ पे तो आप एक साल में 2-2 बार क्रॉप ले सकते हो। पहली बार ग्रो किया, कट किया, दूसरी बार क्रॉप ग्रो किया और कट किया। इस तरह से आप 2 बार प्रोडक्शन को ले सकते हो पूरे साल में किसी भी लैंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर बहुत अच्छी तरह से पास होती है और रिवर का पानी जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। पैडी आप अहमदाबाद, सूरत, तापी, आनंद और वलसाड डिस्ट्रिक्ट में भी ले सकते हो। ये गुजरात की बात हो गई कि गुजरात में कौन कौन से सिटीज़ में जो है आपको पैडी ग्रोन करते हुए दिखाई देंगे। आप रिंग रोड वगैरह चले जाओ, नरोडा निकोल चले जाओ, ओके, या फिर आप सूरत चले जाओ, सूरत में भी बहुत सारे इलाके हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे फार्मर दिखेंगे जो कहीं ना कहीं पैडी के जो क्रॉप से ग्रो करते हैं। पैडी को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द वाटर इन द फील्ड कंटिन्यूसली, अगर आप रोज़ पानी भरते हो, मानो कि ये फील्ड है और फील्ड में आप आधा आधा पानी भर रहे हो यहाँ तक, ओके, रेगुलरली, इससे बेटर है आप इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दो स्प्रिंकल्स से, मतलब जो फुहारे वगैरह हैं, स्प्रिंकल्स की मेथड से आप इसको हर 2 घंटे पे, 3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा पानी दो। तो क्या होगा, जब आप थोड़ा थोड़ा पानी देते हो तो प्लांट उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ अगर 7 दिन का खाना आप एक साथ खा सकते हो तो नॉट पॉसिबल, बट अगर आपको मैं रोज़ 1-1 दिन का खाना खिलाऊँ तो आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी और आप हेल्दी भी रहोगे। इसी तरह आप अगर इसको पूरे महीने का पानी एक साथ दे दोगे, पानी भर दोगे, तो ये क्रॉप ख़राब हो जाएंगे। सिमिलरली इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्प्रिंकल मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर आप ड्रिप
ड्रिप इरीगेशन सबको पता है, बड़ी सी पाइपलाइन होती है और पाइपलाइन में छोटे छोटे हॉल होते हैं जहाँ पे पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है और प्लांट्स को मिलता रहता है। तो इस तरह से आप कम पानी का बिगाड़ करके भी ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हो। कहाँ पे? तो पंचमहाल और खेड़ा, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात के, पंचमहाल और खेड़ा, जहाँ पे भी पैडी या फिर वीट ग्रो होते हैं। ओके, अबाउट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूज द राइस इन द फूड। इट इज़ नॉट अ वीट, इट इज़ माई मिस्टेक, इट इज़ द राइस। क्योंकि पैडी और वीट के क्रॉप मुझे दोनों सिमिलर लगते हैं, तो ये मेरी मिस्टेक हो गई, हम राइस के बारे में पढ़ रहे थे, नॉट अ वीट। ओके, इट्स माई मिस्टेक। ओके, तो ज़्यादातर 50% से ज़्यादा लोग जो है इंडिया में चावल खाते हैं। ओके, वीट मतलब कि गेहूँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। गेहूँ तो गुजरात में बहुत अच्छे होते हैं, चावल बहुत कम ग्रो होती है। ओके, तो राइस जो है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने देखा कि पैडी जो है, राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में 1/4 हिस्सा जो है राइस ग्रो होता है। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे राइस ग्रो करने में हम लोग आते हैं। समर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो अगर आप पानी टाइम टू टाइम दे रहे हो। 100 मीटर सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। ठंडी हो या गर्मी कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर 20 डिग्री तक का तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, ठंड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इजीलिए आप इसको ग्रो कर सकते हो। सिमिलरली उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आप ग्रो कर सकते हो। गुजरात में आपको अहमदाबाद, सूरत, तापी, वलसाड़ में आपको इस तरह के क्रॉप दिखाई देंगे। स्प्रिंकल मेथड का इस्तेमाल करके आप कम पानी बिगाड़ करके भी आप इस तरह के क्रॉप को जल्दी ग्रो कर सकते हो। और पंचमहाल और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कम पानी से आप इसको ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और इंडिया में 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डेली कहीं ना कहीं फूड में क्या यूज़ करती है? राइस। स्पेशली भी गुजरातीज पूरे दिन में एक बार तो दाल चावल या थोड़े बहुत चावल तो पूरे दिन में हर किसी के घर में तो बनते होंगे। ओके, सेकंड चीज़ है वीट। अब आया वीट के बारे में। तो वीट के क्रॉप है, इसे हम गोल्डन क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि वीट के क्रॉप आप देखोगे तो इस तरह से होते हैं। ओके, ये वीट के क्रॉप ऐसे हैं और ये पैडी के क्रॉप्स हैं। ओके, राइस के क्रॉप्स, हालांकि मुझे तो देखने में दोनों सेम जैसे लगते हैं, बट ये चीज़ उसी को समझ में आएगी जो फार्मिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ चुका है। ओके, सो हम लोग वीट के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द वीट क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया के वीट के क्रॉप के बारे में बताओ। अदरवाइज वीट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है और इंडिया के कौन कौन से राज्यों में वीट ग्रो होता है। तो मैंने आपको बताया कि 4 से 5 पॉइंट है जो आपको हर एक क्वेश्चन में सेम मिलेंगे। एक, कौन सा स्टेट है, टेम्परेचर कौन सा है, कितना रेनफॉल चाहिए, ओके, और किस तरह के सिचुएशन में आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो 3-4 पॉइंट्स जो है, और वर्ल्ड में कौन सा रैंक है। तो ये 3-4-5 जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जो हर एक क्वेश्चन में आपको रिपीट दिखाई देंगे। सो वीट इज़ द नेक्स्ट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर द पैडी। तो चावल के बाद, राइस के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गेहूँ। वीट ज़्यादा खाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वीट प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में 1/3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? कल्टिवेटेड एरिया में वीट, मतलब कि अगर हम बात करें 25% एरिया में, टोटल एरिया जहाँ पे हम लोग फार्मिंग करते हैं उसकी टोटल एरिया में हम लोग राइस ग्रो करते हैं। तो बाकी जो रही 75%, उसका 1/3 एरिया जो है उसमें हम लोग क्या ग्रो करते हैं? वीट। इट इज़ अ स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट मतलब कि ज़रूरत बन जाती है, हर एक जगह पे आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं खाने में। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, किसी न किसी घर में आपको खाने में कहीं ना कहीं एक दिन में, एक वीक में आपको रोटी तो ज़रूर दिखाई देगी खाने में, जो एक कॉमन चीज़ है। तो ये रैपिड क्रॉप, रबी क्रॉप है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जोन में भी हम ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि अगर गर्मियाँ कम है, ठंडी ज़्यादा है, तो भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। पूरे साल में 75 टेम्परेचर रेनफॉल होना चाहिए। ज़मीन जो है फर्टाइल होनी चाहिए। लूमी मतलब कि थोड़ी बहुत पानी वाली, दलदल वाली ज़मीन होगी तो भी चलेगा, या फिर ब्लैक सोइल होगी तो भी चलेगा। टेम्परेचर होना चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या फिर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, और आप इसको 100 सेंटीमीटर बारिश होगी तो भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे हुआ टॉपिक, इसको रिवाइज करें। 1/3 पॉपुलेशन। ओके, सीरियल्स इसमें हम देखें तो पैडी के बाद है वीट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसको हम ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि ये स्टेपल डाइट है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी, ये सारे राज्य जो हैं यहाँ पे हम लोग गेहूँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में। ओके, 10 से 15 सेल्सियस टेम्परेचर हो या फिर 20 से 25 सेल्सियस टेम्परेचर हो, आप वहाँ पे इजीली ग्रो कर सकते हो। मिनिमम आपको 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए और मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। और सॉइल जो है ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए।
ओके। सच टेम्परेचर एग्जिस्ट इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, और ऐसा टेम्परेचर जो है ज़्यादातर भारत के उत्तरी इलाकों में, मतलब कि दिल्ली, यूपी, बिहार, वहाँ पर है, जहाँ पे बारिश फ्रिक्वेंटली होती है, ठंडी भी नॉर्मल रहती है और बारिश भी सही समय पे होती रहती है। सो यहाँ पे आप वीट इजीली ग्रो कर सकते हो। अगर बारिश नहीं भी होती तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी रिवर्स का पानी मिल जाता है, ताकि आप यहाँ पे इरिगेशन बहुत ईजिली कर सको। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ईजिली आप ग्रो कर सकते हो। वीट प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो डबल इन द कंट्री। यहाँ पे वीट का जो प्रोडक्शन है हर बार डबल होता है। किसकी वजह से? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अच्छे खासे सीड, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ज़्यादा एफर्ट्स, ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कम टाइम में, मतलब कि लेस टाइमिंग के अंदर हाई गुड्स रिटर्न ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा गुड्स मिलता है हमको। ओके, तो ये हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट वीट को। अब वीट तो हम 1/3 लैंड में लेते हैं, जो लैंड है उसके 1/3 पार्ट में, सॉरी 1/4 पार्ट में तो हम लोग ग्रो करते हैं पैडी। बाकी जो लैंड बची उसका 1/3 हिस्सा, देखो ये 1/3 पार्ट हुआ। आपने ये बचपन में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में कि ये एक बॉक्स है, उसके 4 इक्वल पार्ट किए मैंने, ये 1/4 पार्ट हो गया, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/4, मतलब 25%। तो इसमें से अगर इतने भाग में, इतने पार्ट में अगर हम पैडी ग्रो कर रहे हैं तो बाकी के जो 3 पार्ट बचे इसका 1/3, तो ये 75% है, इसका 1/3 जो है हम लोग क्या ग्रो करते हैं? राइस, सॉरी वीट ग्रो करते हैं। ओके, और इंडिया में टोटल जो प्रोडक्शन होता है, जितना भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, पल्सीस है, उन सब का 2/3% जो है टोटल प्रोडक्शन जो है क्या होता है? वीट होता है। मतलब आप ये कह सकते हो 2/3 का मतलब हो गया लगभग से लगभग 66%। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स और इन सब के कंपेयर में आपको सबसे ज़्यादा मार्केट में दिखाई देंगे राइस और वीट। ये जो चीज़ें हैं मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है। कहाँ पे ग्रो होता है? तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा आपको वीट प्रोडक्शन मिलता है। हालांकि पंजाब जो है इसे हम वीट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट ग्रो होता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि वाई पंजाब इज़ नॉन एज अ वीट बॉल ऑफ इंडिया। तो पंजाब 5 नदियों का संगम, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। ये 9th का चैप्टर नंबर 15 हमने रिवाइज़ किया। रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था, गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम। आपको रिवाइज़ करना है तो मैंने 9th के चैप्टर नंबर 15 पे वीडियो बनाया है। आप 9th का भी रिवाइज़ कर सकते हो ज़्यादा समझने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपका 9th खत्म हो गया तो आप 9th का रिवाइज़ ना करो, क्योंकि आपने लास्ट टाइम टेक्स्ट बुक से पढ़ा था। इस साल मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है विया पावर पॉइंट, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा रिवर सिस्टम के बारे में। ओके, तो झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलुज, ये 5 रिवर्स का संगम है। तो 5 नदियों का पानी मिलता है कांस्टेंट, तो इरीगेशन बहुत इजीली हो सकता है और इसी वजह से हम यहाँ पे खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। एज देयर आर मोर फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन इन दी स्टेट, यहाँ पे आपको इरीगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, तो पर हेक्टर जो है प्रोडक्शन क्या होगा? वीट का ज़्यादा होगा बाकी राज्यों के कंपेयर में। पानी ज़्यादा है, लैंड की ध्यान ज़्यादा रखते हो तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा ऑब्वियसली। तो वीट जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, इसीलिए पंजाब को हम क्या कहते हैं? वीट ग्रेनरी या फिर वीट बॉल ऑफ इंडिया। ये 2 मार्क में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंजाब को वीट बॉल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। तो आपको ये लिखना है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके आसपास में झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलुज 5 रिवर्स का संगम है। यहाँ पे पानी और बारिश दोनों ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इरीगेशन ज़्यादा दे सकते हैं, और इरीगेशन ज़्यादा होने की वजह से पर हेक्टर प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है बाकी राज्यों के कंपेयर में। और सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पे होता है? पंजाब में, इसलिए पंजाब को वीट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डाइजेस्ट में आपको ये तकरीबन हाफ पेज का आंसर दिया है, तो ये पूरा रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो 4-5 पॉइंट बताएं उसको आप रिवाइज करके लिखो तो अभी इनफ है 2 मार्क या 3 मार्क्स में। ओके, इसलिए पंजाब को हम क्या कहते हैं? वीट बॉल ऑफ इंडिया। बिसाइड्स इसके अलावा वीट कहाँ पे ग्रो होता है? तो MP, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, तो ये वो सारे स्टेट हैं जो समुंदर से बहुत दूर है। हालांकि गुजरात के आसपास समुंदर है, बट महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और MP ये वो स्टेट हैं जो भारत के एग्जैक्टली सेंटर में पास होते हैं। यहाँ पे गुजरात है, MP है, राजस्थान है, ऊपर बिहार है। तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटी की भी ज़रूरत रहती है यहाँ पे। तो वीट को हमने कंप्लीट किया। गुजरात में वीट कहाँ पे होता है सबसे अच्छा? तो भाल रीजन, ये 1 मार्क में एग्जाम में आ सकता है, ये भी हमने 9th में पढ़ा था। द बाल रीजन ऑफ गुजरात प्रोड्यूस भालिया वीट। ओके, અને ભાલિયા ચોખા, સોરી ભાલિયા ઘઉં પણ કહેવાય ગુજરાતીમાં।
भालिया वीट जो है ज़्यादा ग्रो होते हैं भाल रीजन, भाल एक एरिया का नाम है गुजरात में। फिर उसके अलावा महसाणा, राजकोट और जूनागढ़ जो है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आप देख सकते हो वीट जो है, गेहूँ ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वीट, इसको याद कर लेने की कोशिश करना मैक्सिमम। क्यों? वीट के अंदर न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी अगर तबीयत ख़राब हो गई है, आपके अंदर वीकनेस है, तो आप वीट ले सकते हो। वीट एक तरह का सीरियल्स है, ओके। वीट के अंदर आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बहुत सारा प्रोटीन मिलता है और सिमिलरली आपको फैट भी मिलता है। इसके अंदर आयरन का प्रोडक्शन, आयरन का जो हिस्सा है और फॉस्फोरस का हिस्सा जो है ज़्यादा रहता है। वीट खाने से आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स, मतलब कि जो भी प्रोटीन्स की या विटामिन की कमी है वो कम होती जाएगी। अगर आपको बॉन्स में पेन हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस है, फीवर वगैरह है, तो आप खिचड़ी वगैरह खा सकते हो। सिमिलरली आप 1-2 रोटी भी खा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। हम वीट से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि रोटी, भाखरी, ब्रेड और बिस्किट्स। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वीट से बनती है, ओके। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट ग्रो होता है, इसीलिए वीट को हम किंग ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। वीट इज़ द नॉन एज अ किंग ऑफ सीरियल्स, क्योंकि जितनी भी सीरियल्स हम लोग ग्रो करते हैं, वीट, बाजरी, या फिर अगर हम बात करें राइस, तो इन सब में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी का इस्तेमाल करते हैं वो है वीट। इंडिया होल्ड सेकंड प्लेस इन द वीट प्रोडक्शन। इंडिया जो है सेकंड रैंक पर है वापस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा पैडी के बारे में, पैडी भी सेकंड रैंक पर है इंडिया। वीट में भी इंडिया सेकंड रैंक पर है। ऑलमोस्ट इंडिया चाइना से आगे सेकंड रैंक पर ही होगा ज़्यादातर हिस्सों में। तो इंडिया जो है सेकंड रैंक पर रहेगा, किसके बाद? चाइना के बाद। क्लियर है? यहाँ पे वीट की समाप्ति हो गई। तो यहाँ पे आपका जो मेन पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ पे किसी क्वेश्चन में, किसी को भी?